फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. आइए केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं. तो देखिए आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा होगा. इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कि बेसिकली एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, राइट. तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है और इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2024 के लिए प्रिपेयर की है, राइट. इट हैज प्रिपेयर्ड इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31 मार्च 2024. ठीक है. और बोर्ड ने उन्हें 10 जून 2024 को अप्रूव करेगा. बोर्ड इसी स्टेटमेंट को कब अप्रूव करेगा? 10 जून को अप्रूव करेगा. अब देखिए इसके बीच में ना 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ. पहला इवेंट क्या हुआ कि 15 अप्रैल 2024 को एक मेजर कस्टमर, राइट, जो मार्च 31 तक पेमेंट नहीं कर रहा था, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया. मतलब 15 अप्रैल 2024 को एक कस्टमर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहा, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, जो कि 31 मार्च से पहले ही वो पेमेंट पे डिफॉल्ट हो चुका था. फिर दूसरा इवेंट क्या हुआ? 20 मई 2024 यानी 20 मई 2024 को कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी में आग लग गई. यहाँ लिखा है ना, फायर ब्रोक आउट. कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी में आग लग गई, राइट. और 2024 को बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया, राइट. तो ये 3 केस हैं. अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है इन सभी सिनेरियो के बेसिस पर कि कौन से इवेंट का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज एप्रोप्रिएट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st. तो आपके सामने 3 इवेंट दिए गए हैं, तो कौन सा ट्रीटमेंट जो है एप्रोप्रिएट. तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. आपसे पहले मैं कुछ सवाल पूछता हूं. आप ये बताइए कि कस्टमर बैंकरप्सी को आप क्या कीजिएगा. पहला केस तो बैंकरप्सी का ही है ना. कस्टमर बैंकरप्सी को आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं ये बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करेंगे. ऑप्शन नंबर बी कि डिस्क्लोज करेंगे, केवल एडजस्ट नहीं करेंगे, केवल डिस्क्लोज करेंगे. और ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर करेंगे. क्या लगता है एबीसी में से क्या कीजिएगा? बताइए. केवल बैंकरप्सी की हम बात कर रहे हैं, हम लोग तीनों ऑप्शन की बात करेंगे एक एक करके. तो पहले बताइए बैंकरप्सी को आप कैसे डील कीजिएगा. हाउ विल यू डील विद द बैंकरप्सी? क्या आप एडजस्ट कीजिएगा या डिस्क्लोज कीजिएगा या इग्नोर कीजिएगा? व्हाट डू यू थिंक? तो बैंकरप्सी से कैसे डील किया जाए? तो कस्टमर बैंकरप्सी को क्या करेगा बताइए. क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करेंगे या हम इसे डिस्क्लोज करेंगे केवल, या इग्नोर करेंगे? तो दोस्तों क्या लगता है एबीसी में से आपको जो भी सही लगता है प्लीज टाइप करें, क्योंकि ये जो कंसेप्ट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि आप कस्टमर के बैंकरप्सी को एडजस्ट करेंगे, राइट. यू विल एडजस्ट द कस्टमर बैंकरप्सी. सो ऑप्शन ए. क्योंकि देखिए कस्टमर कब बैंकरप्ट हुआ है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से. यस, नो नो नो, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम लोग एडजस्ट करेंगे, राइट. हम लोग कस्टमर की बैंकरप्सी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे. क्यों एडजस्ट करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों. क्योंकि दोस्तों कस्टमर बैंकरप्ट कब हुआ है? देखिए अप्रैल में हुआ है ना. 15 अप्रैल 24 को कस्टमर बैंकरप्ट हुआ है. लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था, आप इसके प्रॉब्लम को देखिए. इसका जो प्रॉब्लम था वो 31 मार्च से पहले ही से चल रहा था ना. यहाँ लिखा है ना कि प्रॉब्लम 31 मार्च से पहले ही था. तो ये जो इवेंट होता है ना, इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट. आपके बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसी को बोला जाता है एडजस्टिंग इवेंट. मतलब बैलेंस शीट के डेट तक जो कंडीशन थी उसका प्रूफ मिल जाएगा. तो इसे हमें क्या करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है. तो ऑप्शन ए सही है, राइट. तो जो कस्टमर का बैंकरप्सी होता है ना दोस्तों, उसे हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं. ये क्लियर है? चलिए अब जरा ये बताइए दूसरा इवेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? फायर. सेकेंड इवेंट क्या है दोस्तों? फायर. अब मुझे ये बताइए फायर कब, आग कब लगा? आग लगा 20 मई को. यहाँ देखिए लिखा है ना कि आग लगा है हमारा 20 मई को. अब आप ये बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन ए एडजस्ट करेंगे, ऑप्शन बी नोट में डिस्क्लोज करेंगे, नोट में लिख देंगे कि डिस्क्लोज कर देंगे अगर इंपैक्ट है गोइंग कंसर्न पे, और ऑप्शन सी इग्नोर करेंगे. बताइए इस आग का क्या करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या लगता है? एबीसी टाइप कीजिए जो भी आपको सही लगता है. व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन टू दिस बेसिकली fire which broke out in main production facility? Should it be adjusted or it should be disclosed or it should be ignored? क्या लगता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फायर वाला केस है, दिस फायर वाला केस, इसको हमें क्या करना है? तो आपने बिल्कुल सही सोचा है. ये जो फायर वाला केस है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है.
देखिए जो भी चीज आप डिसाइड कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि बैलेंस शीट का डेट कब है। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च। इससे पहले जो भी हुआ है वो एडजस्टिंग होगा, इसके बाद जो भी हुआ है वो नॉन एडजस्टिंग होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा आग का केस है वो कब हुआ है, 20 मई को हुआ है, राइट। तो 20 मई को यह इवेंट हुआ है और ये बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। तो अगर फायर से कंपनी का बिजनेस चलना मुश्किल हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं कि नोट्स टू अकाउंट में लिख देते हैं। क्या करते हैं, नोट्स में डिस्क्लोज करना जरूरी है, और खासकर गोइंग कंसर्न के कंटेक्स्ट में। मतलब इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि बिजनेस को चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहां पे आपको डिस्क्लोज करना है। अब तीसरा केस को देखिए, अब जरा थर्ड केस को देखिए। थर्ड केस क्या है, 1 जून 24 को बोर्ड ने एक फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया, राइट, उस पार्टिकुलर ईयर के लिए। तो डिविडेंड का प्रपोजल कब हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, 1 जून को हो रहा है, राइट। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है बताइए, इस डिविडेंड प्रपोजल को क्या करेंगे। फिर से वही सवाल है, वही ऑप्शन है, एडजस्ट करेंगे या सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे। ये डिविडेंड जो है, जो 1 जून को प्रपोजल हुआ है, इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है या हमें डिस्क्लोज करना है, या इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी डन टू दिस डिविडेंड। बस एक बात ध्यान में रखना है हमें कि ये जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड अप्रूवल कब दे रहा है, 10 जून को दे रहा है, और 1 जून को बोर्ड ने एक फाइनल डिविडेंड साल के लिए प्रपोज किया। क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एडजस्ट करेगा बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को, विल इट एडजस्ट द बैलेंस शीट। आपको जो भी सही लगता है प्लीज टाइप करें ABC, राइट। क्योंकि दोस्तों लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। क्या लगता है, डिविडेंड प्रपोजल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर सकता है या नहीं एडजस्ट कर सकता है। तो दोस्तों सिंपल सा चीज आप ये देखिए कि ये जो डिविडेंड प्रपोजल है वो बैलेंस शीट डेट के पहले है या बाद में है। क्या लगता है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना, 1 जून 24 को प्रपोज किया गया है और बैलेंस शीट का डेट कब है, 31 मार्च, उसके बाद में है। तो एडजस्ट तो नहीं करने वाला है, ये सिंपल सा लॉजिक है, एडजस्टमेंट तो नहीं होगी। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर की। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, इसे भी हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड अमाउंट नहीं दिखाना होता, पर नोट में मेंशन करना होता है। तो देखिए हमने क्या सीखा अपने डिस्कशन से कि एडजस्टिंग इवेंट को क्या करना पड़ता है। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, जो बैलेंस शीट तक के कंडीशन का प्रूफ। आप जरा ऑप्शन में आ जाइए, आप बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज एप्रोप्रिएट। इसका जवाब आप खुद देंगे क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ऑप्शन ए, adjust the financial statement for both the customer bankruptcy and the fire incident. Option B, adjust the financial statement only for customer bankruptcy and disclose the fire incident as a note if it affect the going concern. Option C, adjust the financial statement for the customer bankruptcy but the fire incident and dividend proposal do not require any treatment. Option D, adjust the financial statement for the customer bankruptcy and also for the dividend proposal. What do you think is the correct answer? क्या लगता है दोस्तों, क्या क्या सही जवाब है इसका। अब तो इसका जवाब आप दे ही सकते हैं क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन वेदर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल एडजस्ट करेंगे कस्टमर बैंकरप्सी के लिए, बाकी फायर इंसिडेंट को डिस्क्लोज करेंगे नोट्स के रूप में, राइट। ये सही जवाब है। तो याद रखिएगा बेसिकली हमें तीन तरह के एक इवेंट होता है एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मीनिंग होता है कि बैलेंस शीट डेट तक के कंडीशन का प्रूफ मिलने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एडजस्ट करते हैं। फिर एक होता है हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के बाद हुआ जो भी इंसिडेंट है जिसको डिस्क्लोज करते हैं अगर सिग्निफिकेंट हो, जैसे फायर इंसिडेंट हुआ। और थर्ड है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, प्रपोजल बैलेंस शीट के बाद हुआ है, सिर्फ डिस्क्लोजर चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, राइट। तो ये चीज है हमें ध्यान रखना है। चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, राइट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। अब आइए इस पार्टिकुलर केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली एबीसी लिमिटेड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब देखिए इस यहाँ भी कुछ कुछ इवेंट हुआ है, राइट, और शायद यहाँ भी हमसे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो कि हम क्लियर कर लेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके कुछ 23-24 में कुछ इवेंट हुए हैं। जैसे देख सकते हैं आप, अप्रैल 23 में पता चला कि एम्प्लॉय बोनस का 10 लाख रुपया का एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छूट गया था। देखिए क्या हुआ था कि 10 लाख का जो खर्चा था ना एम्प्लॉय बोनस का, वो 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छूट गया था। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि अकाउंटिंग मिस्टेक के कारण। पहला इवेंट ये हुआ। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 2023 में सरकार ने 50 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया,
क्योंकि उन्होंने कंपनी का प्लांट कंपलसरी एक्वायर कर लिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो सरकार ने 50 लाख का कॉम्पेंसेशन क्यों दिया? क्योंकि कंपनी का जो प्लांट था वो कंपलसरी एक्वायर कर लिया गया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। फिर फरवरी 24 में देखिए क्या हुआ कि कंपनी ने अपनी एक पुरानी मशीनरी को बेच दी। इनके पास एक मशीनरी था, बहुत पुराना था, उसको बेच दिया इन्होंने, राइट, जो उनके रूटीन एसेट रिप्लेसमेंट पॉलिसी का हिस्सा था, और इनको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। और फोर्थ है कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड चेंज किया उन्होंने, इस पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते थे, अब वो रिटर्न डाउन वैल्यू यूज करने लगे। कब? मार्च 2024 में, राइट, ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर रिफ्लेक्ट हो। तो ये 4 इवेंट हुए, राइट, ये 4 इवेंट हुए। इवेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आइए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। पहले आप ये बताइए कि कौन आइटम आपको एक्स्ट्रा, किस आइटम को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं मानते? ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। मेरा सवाल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, राइट, किस आइटम को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं मानते? ऑप्शन ए, जो 50 लाख का कॉम्पेंसेशन है, यहां पे कंसेप्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। ऑप्शन बी, जो 10 लाख का बोनस है जो कि ओमिट हो गया। ऑप्शन सी, जो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 8 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है मशीनरी को बेचने पर। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्या लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप किसको मानते हैं? बताइए, एबीसीडी। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यदि पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्लीज आंसर, व्हाट डू यू थिंक इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? 50 लाख का कॉम्पेंसेशन जो कि सरकार दे रही है, 10 लाख का बोनस जो कि ऑमिट हो गया शुरू में लेकिन बाद में रियलाइज हुआ, और 8 लाख का प्रॉफिट जो कि कंपनी को हुआ मशीनरी बेचने पर, या इनमें से कोई नहीं? विच ऑप्शन डू यू थिंक? ऑप्शन पहले क्वेश्चन भी एक बार देख ही लेते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होगा, यही क्वेश्चन है, राइट। तो इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए, मशीनरी बेचना, राइट, जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, इन्होंने मशीनरी बेचा। मशीन को बेचना एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, राइट। यदि आप मशीन बेच रहे हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस इज अ काइंड ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। ये और मशीन कैसा आइटम है? मशीन एक ऑर्डिनरी आइटम है, राइट। मशीन इज अ ऑर्डिनरी आइटम जो अक्सर होता रहता है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं कहेंगे। मशीन बेचना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होगा। आप बता सकते हैं कौन सा इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा? पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस या चौथा केस? विच ऑप्शन डू यू थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो मशीन बेचना तो एक ऑर्डिनरी बिजनेस प्रैक्टिस है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, ये जो कॉम्पेंसेशन इन्हें मिला है, कॉम्पेंसेशन मिला है प्लांट के लिए, प्लांट के, सरकार ने क्या किया, इनका प्लांट को एक्वायर कर लिया और बदले में इन्हें कॉम्पेंसेशन दिया। ये कैसा इवेंट है? ये एक अनयूजुअल इवेंट है, राइट। दिस इज एन काइंड ऑफ अनयूजुअल इवेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ रेयर इवेंट, राइट। और इसीलिए ये कैसा आइटम होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। अच्छा, आप ये बताइए, 10 लाख का जो पैसा छूट गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट करना, ये कैसा आइटम है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं है? क्या लगता है आपको? यस और नो प्लीज टाइप कीजिए। जो पहला केस है, जो 10 लाख पैसा इनका छूट गया था, वो आपको कैसा लग रहा है? इज इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और नॉट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस और नो। यस यदि आपको लगता है कि हाँ ये 10 लाख वाला भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। नो यदि नहीं लगता है। नहीं, एक्चुअली में ये भी नहीं है। ये जो 10 लाख वाला केस है ना, ये जो एक्सपेंस जो पहले मिस हुआ था, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अकाउंटिंग करेक्शन है, और ये होता रहता है बिजनेस में। कभी कभी छूट गया तो अकाउंटिंग करेक्शन है। दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, राइट। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला केस भी नहीं होगा, राइट। तो देखिए एक्स्ट्रा, अच्छा आप ये बताइए, तो ये तो क्लियर हो गया कि इनमें से कौन कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अब आप ये बताइए दोस्तों कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से शो करना चाहिए? क्या इसको अलग से शो करना चाहिए? यस और नो, हाँ या नहीं बताइए। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से शो करना चाहिए? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझते ही होंगे, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। क्या लगता है, क्या इसे हमें अलग से शो करना चाहिए? यस और नो? तो बिल्कुल देखिए, इसका सही जवाब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग शो करना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, इसे हमें अलग से ही शो करना होता है, राइट, ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि ये ऐसे गेन या लॉस है जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से अलग है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जरा फोर्थ केस को जरा देखिए, तो फोर्थ केस छूट गया है, डेप्रिसिएशन वाला केस, जरा उसको भी देख लीजिए। देखिए,
कंपनी ने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया। पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती थी, अब वो रिटन डाउन वैल्यू यूज करती है। क्या आपको लगता है कि इस चेंज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा, हाँ या ना? बताइए दोस्तों। ये जो कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड से डब्ल्यूडीवी पे स्विच किया, इज इट अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है। दिस इज अ काइंड ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, राइट? और पिछले बार जेईई में सवाल आया था, इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? तो आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये जो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है ना, ये कैसा चेंज है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, राइट? जो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंप्रूव करता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। तो अब सवाल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वो आइटम जो रेयर होते हैं, वैसे आइटम जो रेयर हैं, राइट, अनयूजुअल हैं, अनयूजुअल, रेयर, जैसे कि प्लांट एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जरा जवाब दीजिए आप, क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगा? बताइए दोस्तों। अब जवाब दीजिए। अभी मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। पहला ऑप्शन कर रहा है कि 50 लाख का कॉम्पेंसेशन, दूसरा कर रहा है कि 10 लाख का एक्सपेंस, तीसरा कर रहा है कि 8 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और फोर्थ कर रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो नॉट। तो पहला हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है बी और सी, राइट? तो बी और सी जो केस है, जो 10 लाख का एक्सपेंस ऑमिट हुआ और 8 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, नहीं, इसमें बी और सी दोनों होगा, ठीक है? क्योंकि सी भी जो है ना 8 लाख का जो प्रॉफिट है, एसेट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है? तो ये भी हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। तो इसका सही जवाब होगा बी एंड सी बोथ, राइट? तो बी एंड सी, यहाँ पे बी भी होगा, केवल सी नहीं होगा। बी एंड सी बोथ विल बी द आंसर, राइट? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रेयर अनयूजुअल इवेंट होते हैं, जो कि बहुत कम बार रैकर होते हैं, रैकरिंग बहुत कम होता है इनका, राइट? रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी आइटम होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो देखिए, आइटम दो तरह का होता है। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी आइटम, राइट? तो जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी केस में आते हैं। और एक केस होता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कैसा केस आता है दोस्तों? जहां पे हमारा रेयर अनयूजुअल इवेंट होता है, ठीक है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आना, अकाउंटिंग एरर को करेक्शन करना, ये सब के सब हमारे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं। चलिए, याद रहेगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसी पिछले ही क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है, आपको याद होगा कि एबीसी लिमिटेड ने अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया था। तो सवाल है कि एबीसी लिमिटेड को अपने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने पर क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इज ट्रू बेस्ड ऑन एबीसी लिमिटेड सिनेरियो? ऑप्शन ए, ABC Limited must disclose the change in depreciation method, but does not need to quantify its impact on profit. यानी सिर्फ चेंज डिस्क्लोज करना है, इम्पैक्ट बताना जरूरी नहीं है। बी कह रहा है कि जो एबीसी लिमिटेड है वो चेंज डिस्क्लोज करेगा, रीजन बताएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट भी बताएगा। सी कह रहा है कोई भी डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। और डी कह रहा है पुराने फिगर एडजस्ट कर लो बिना डिस्क्लोजर के, अगर नया पॉलिसी बेटर है तो। ठीक है? तो अभी हमने देखा था ना कि उसने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया था। सबसे पहले जो उनका डेप्रिसिएशन मेथड था वो था इनका स्ट्रेट लाइन मेथड, और बाद में इनका जो चेंज हुआ वो डब्ल्यूडीवी हुआ। तो अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने पर क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है? बताइए दोस्तों। सिर्फ डिस्क्लोज, सिर्फ चेंज, ऑप्शन ए कर रहा है कि सिर्फ चेंज डिस्क्लोज कर दीजिए, इंपैक्ट मत बताइए। बी कर रहा है सब कुछ बताइए। क्या लगता है? सी कर रहा है कि कोई डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है क्योंकि ये इंटरनल मैटर है कंपनी का। और डी कह रहा है कि पुराने फिगर एडजस्ट कर लो बिना डिस्क्लोज के, अगर नया पॉलिसी बेटर है तो। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ये बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बेसिकली लॉजिक अप्लाई कीजिए, आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। क्या लगता है, डिस्क्लोज करना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी में जब भी चेंज होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका उसका रंग रूप बदलेगा ही बदलेगा। तो क्या इन्वेस्टर को पता होना चाहिए ये सभी चेंज, हाँ या ना? क्या लगता है? ऑब्वियसली इन्वेस्टर को ये सभी चेंज पता होना चाहिए कि ये चेंज क्यों हुआ, राइट? आखिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है का फिगर है वो चेंज क्यों हुआ और इसका कितना इंपैक्ट पड़ा है, समझे? तो इसका सही जवाब क्या लगता है दोस्तों, बताएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समझे? इसमें क्या है कि चेंज डिस्क्लोज कीजिए, रीजन बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट को क्वांटिफाई कीजिए, सब कुछ करना पड़ता है। सिर्फ डिस्क्लोजर से ट्रांसपेरेंसी आती है और यूजर को सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है, समझे?
तो ये याद याद रखना आप ये बात। तो ये अच्छा ये बताइए, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज को बिना बताए अप्लाई करना सही होगा? अकाउंटिंग पॉलिसी में आपने चेंज ले आया, आपने डेप्रिसिएशन मेथड को ही बदल दिया, तो क्या इसको बिना बताए अप्लाई करना सही होगा? बिल्कुल नहीं, राइट, क्योंकि बिना डिस्क्लोजर के अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना सही नहीं है, इसीलिए डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज आप यहाँ देखेंगे, ये होता है प्रायर पीरियड आइटम। ये समझते हैं क्या होता है प्रायर पीरियड आइटम? क्या आपको लगता है कि प्रायर पीरियड एरर, अब जैसे कुछ एरर होता है ना प्रायर पीरियड, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय बोनस का जो 10 लाख रुपया था वो ओमिट हो गया, ये कैसा एरर है? इसी को बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उससे हमने क्या सीखा? उससे हमने ये सीखा कि अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंज आए उसको डिस्क्लोज कीजिए, उसका रीजन बताइए, उसका इंपैक्ट क्वांटिफाई कीजिए। ट्रांसपेरेंसी से यूजर को सही इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रायर पीरियड एरर भी डिस्क्लोज करना होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखा है। पहले क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमने उसमें, अभी जो क्वेश्चन था उसमें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को समझाया, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और क्या डिस्क्लोज करना है क्या डिस्क्लोज नहीं करना है वो हमने सीखा है अभी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन पीपीई पे है। पीपीई समझते हैं? पीपीई होता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कैपिटलाइजेशन। देखिए आपका यूनिट वन में जितने भी कंसेप्ट है ना, राइट, आपके यूनिट वन में जितने भी कंसेप्ट है सभी पे क्वेश्चन मैंने बनाया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि एक्स वाई जेड मशीनरी ने मशीन लिमिटेड ने मशीनरी ली, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने क्या ली? एक नया प्रोडक्शन लाइन लिया अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट के लिए। अब कुछ खर्चा हुआ इनका, ठीक है। अब कुछ खर्चा हुआ, जैसे इनका 2 करोड़ खर्चा हुआ मशीनरी खरीदने में, 30 लाख खर्चा हुआ एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेशन में, 10 लाख खर्चा हुआ इनिशियल साइट प्रिपरेशन में, 5 लाख खर्चा हुआ मशीन को टेस्ट करने में, और 1 लाख इनकम भी जनरेट हुआ, 15 लाख खर्चा हुआ इनॉग्रेशन सेरेमनी में, 8 लाख खर्चा हुआ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में। तो ये सब जितना खर्चा है सब लिख दिया है। अब वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या केस है, ठीक है। तो इसने नए प्रोडक्शन लाइन के लिए कुछ खर्चे किए हैं और हमें डिसाइड करना है कि अब ये आपने खर्चा देख लिया। अब सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ पीपीई इन द बुक ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। सवाल ये है कि कौन से खर्चे को एसेट, अब देखिए ये वर्ड जो लिख दिया है कैपिटलाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एसेट में जोड़ना, एसेट में जोड़ना, समझे सिंपल भाषा में बोले तो सवाल ये है कि कौन से खर्चे को आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, राइट। तो पहले ये पता कर लीजिए किसको कैपिटलाइज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे, यही सवाल है। चलिए तो कौन सा खर्चा कैपिटलाइज, इसने इसे देखिए ना बहुत सारा खर्चा किया है इसने। इसने परचेज किया है, इसने ट्रेनिंग दी है, साइट प्रिपरेशन किया है, मशीनरी टेस्ट की है, इनॉग्रेशन की है, मार्केटिंग भी की है। तो पता करना है कि कौन से खर्चे कैपिटलाइज करने चाहिए, राइट। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 10 लाख का साइट साइट प्रिपरेशन, 5 लाख का मशीन टेस्टिंग, 30 लाख का एम्प्लॉय ट्रेनिंग। क्या लगता है दोस्तों? आप आपके आपके पास जो कंसेप्ट है उस बेसिस पे आप बताइए, ए बी सी या डी, किसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा? क्या लगता है? अपना जवाब दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है, किस प्रकार से। और ये जो है, अच्छा डी, चलिए ठीक है, डी आप कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 लाख फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। क्यों? समझिए, देखिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट ना डायरेक्ट एसेट में नहीं जोड़ा जाता। देखिए कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट में जोड़ना, राइट। तो एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो डायरेक्ट एसेट के लिए नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉय को मशीनरी चलाना सिखाने के लिए होता है। तो ये जो खर्चा है ना, ये एसेट में ऐड नहीं होता, यह एक तरह का ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कैसा कॉस्ट है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। कैपिटलाइज मतलब ये होता है कि जिसको हम एसेट में ऐड करेंगे। जैसे बैलेंस शीट आप बनाते हैं ना, तो राइट साइड में आप एसेट शो करते हैं ना, तो एसेट में क्या नहीं दिखाएंगे, यही कह रहा है। तो ये जो 30 लाख का जो खर्चा हुआ है आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग का, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। बाकी जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि आपका साइट प्रिपरेशन हो गया, मशीन टेस्टिंग हो गया, फिर एसेट को रेडी करना हो गया, राइट, ये टेस्ट सैंपल से लेकर ये सब के सब जरूरी है, इसीलिए कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए दोस्तों, इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये बताइए, ये शायद यहाँ नहीं दिया हुआ है, इनॉग्रेशन सेरेमनी का जो इनका खर्चा हुआ है और मार्केटिंग का जो खर्चा हुआ है,
क्या ये कैपिटलाइज होंगे या नहीं होंगे, वेदर इट विल बी कैपिटलाइज, यस और नो। टाइप कीजिए यस और नो, सोच के बताइए। इनॉग्रेशन सेरेमनी का खर्चा और जो मार्केटिंग पे इनका खर्चा हुआ है, क्या ये कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, क्या इनको हम एसेट में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए यस और नो। नो, यस, वेरी गुड, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दोस्तों इनॉग्रेशन और मार्केटिंग वाला जो खर्चा है वो खर्चा तो है, लेकिन ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कैपिटल कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। So this is also kind of day to day expense and this is also kind of operating cost. देखिए कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, मैं आपको समझा देता हूं, इससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एसेट को रेडी करना, ठीक है, एसेट को क्या करना, रेडी करना, टू मेक द एसेट रेडी, उसे बिजनेस में यूज करना, उसी से जुड़ी खर्चे कैपिटलाइज करते हैं। यानी दोस्तों हम एसेट को हमने रेडी किया, उसे बिजनेस में यूज किया, राइट, उसी से जुड़ी जो खर्च, उसे उसे जुड़ा हुआ जितना भी खर्चा होता है उसे ही हम कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, एक छोटा सा सवाल है कि आपने मशीन परचेज किया, ठीक है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन नहीं रहता, हम एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन जनरेट करते हैं। तो मशीन परचेज किया मान लीजिए, उसमें जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, मशीन परचेज में जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताइए, यस यस या नो टाइप कीजिए, ठीक है। बताइए दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताइए। मशीनरी के कॉस्ट में आपने मान लीजिए मशीन परचेज किया, तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये सवाल है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, मशीन परचेज में यदि ट्रेड डिस्काउंट है तो इसको इंक्लूड हमें, एक मिनट, हाँ, तो बताइए दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट में मशीन डिस्क्लोजर, मशीन सॉरी मशीन परचेज में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने चाहिए, मशीन की कॉस्ट में वो अमाउंट कंसीडर करना चाहिए जो कंपनी ने असली में पे किया है, राइट, क्योंकि डिस्काउंट दिया है ना कंपनी ने, तो इसने जो जो कंपनी ने एक्चुअली में पे किया है वो इनका डिडक्ट होगा। तो दोस्तों समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। देखिए इंप्लॉय ट्रेनिंग कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं होता, साइट प्रिपरेशन टेस्टिंग कॉस्ट एसेट का पार्ट होता है, इनॉग्रेशन और मार्केटिंग के खर्चे एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होते। और याद रखिएगा ये जो AS10 होता है हमारा पीपीई, ठीक है, पीपीई समझते हैं, पीपीई का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या होता है फुल फॉर्म पीपीई का, बताएंगे। पीपीई का फुल फॉर्म होता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कैपिटलाइजेशन। और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS10 है, याद रखिएगा। AS10 जो है पीपीई से रिलेटेड है, ये आपको ये बताता है कि किसे आपको कैपिटलाइज करना है, किसे आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, समझे बात को। चलिए ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए सवाल ये है कि XYZ लिमिटेड का प्लान है कि इनॉग्रेशन का जो 15 लाख है उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। उसने बोला कि इसको हम चलो कैपिटलाइज करते हैं इनॉग्रेशन का, क्योंकि लॉन्च के लिए जरूरी था। अब आपके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये ट्रीटमेंट करेक्ट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। ऑप्शन ए कर रहा है हाँ, इनॉग्रेशन कॉस्ट एसेट का हिस्सा है, कैपिटलाइज कर सकते हैं। बी कर रहा है नहीं, इनॉग्रेशन कॉस्ट जो है ओवरहेड है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के रूप में एक्सपेंस करनी चाहिए। सी कर रहा है हाँ, पर सिर्फ अगर अमाउंट मटेरियल हो तो। डी कर रहा है नहीं, पर इसे डेफर्ड एक्सपेंस बनाकर फ्यूचर में एमोटाइज कर सकते हैं। बताइए दोस्तों क्या लगता है, क्या इनॉग्रेशन का जो खर्चा है उसको, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है, A B C या डी, बताइए। अभी मैंने एक्चुअली डिस्कस किया था ये चीज, शायद इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे, राइट। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। XYZ लिमिटेड को ये जो इनॉग्रेशन कॉस्ट है उसको क्या करना चाहिए, क्या वो उसने सोचा है कि चलो कैपिटलाइज करते हैं, तो क्या वो कैपिटलाइज करना चाहिए, क्या उसको एसेट में शो करना चाहिए, एसेट में जोड़ना चाहिए इस इनॉग्रेशन कॉस्ट को। व्हाट डू यू थिंक, A B C D। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर नहीं, नहीं करना चाहिए, राइट। अभी मैंने बताया बी नंबर करेक्ट है, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि AS10 जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 जो है वो डायरेक्टली कहता है कि कैपिटलाइजेशन तभी होता है जब कोई खर्चा एसेट को रेडी करने के लिए डायरेक्टली लगता है। ये सीधा बोलता है कैपिटलाइजेशन उन्हीं का होगा जब कोई भी जो आपका ये एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस
कोई भी एक्सपेंस यदि वो एसेट को रेडी करने में लग रहा है तभी उसे आप कैपिटलाइज करेंगे, और जिसका फ्यूचर बेनिफिट कंपनी को मिलेगा तभी कैपिटलाइज करेंगे। इनॉग्रेशन एक इवेंट है और इसमें खर्चा एसेट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता, इसीलिए इसे एक्सपेंस होता है, मतलब इसे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करते हैं। कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक्सपेंस तो है। अच्छा ये बताइए, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग, ठीक है, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग क्या ये कैपिटलाइज होगा या फिर एक्सपेंस होगा? सी फॉर कैपिटलाइज, सी टाइप कीजिए समझ जाएंगे कैपिटलाइज होगा, ई टाइप कीजिए समझ जाएंगे एक्सपेंस होगा। बताइए, केवल आपको सी और ई टाइप करना है। एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग है, एम्प्लॉय का जो एडवर्टाइजिंग है, ये मान लीजिए एडवर्टाइजिंग है, क्या वो कैपिटलाइज होगा या वो एक्सपेंस के रूप में से होगा? सी टाइप कीजिए, राइट। यस, ई बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग भी जो है वो एक तरह का खर्चा नहीं है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, ये भी तरह का क्या है, एक्सपेंस है, राइट, क्योंकि यह फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्टली एसेट से नहीं जुड़े होते। अब सोचिए, अगर साइट प्रिपरेशन और टेस्टिंग का खर्चा है तो वो सी होगा या ई होगा? बताइए, साइट प्रिपरेशन है, टेस्टिंग है, तो कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस करेंगे उसको? राइट, क्या लगता है, सी या ई? मान लीजिए साइट प्रिपरेशन या टेस्टिंग है, व्हाट डू यू थिंक? तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। साइट प्रिपरेशन और टेस्टिंग कॉस्ट जो मशीनरी को रेडी करते हैं वो कैपिटलाइज करते हैं, राइट। तो चलिए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं की फैक्ट को। पहले तो AS10 याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पीपीई से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है। किसे कैपिटलाइज करना है, किसे कैपिटलाइज नहीं करना है, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बताता है। इनॉग्रेशन कॉस्ट जो होता है वो एसेट का पार्ट नहीं होता, इसीलिए एक्सपेंस होता है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको समझते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए, एबीसी लिमिटेड है, एक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं। इसने अपनी पुरानी मशीन को एक्सचेंज किया। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने अपने पुराने मशीन को क्या किया, एक्सचेंज किया। एक्सचेंज की एक नई मशीन के लिए, ठीक है। तो पुराने मशीन को एक्सचेंज करके एक नया मशीन लिया। पुराने मशीन का जो कैरिंग वैल्यू था वो था 15 लाख, ठीक है। पुराने मशीन का जो कैरिंग वैल्यू था वो कितना था दोस्तों, 15 लाख था, राइट। उसका फेयर वैल्यू कितना था? उसका फेयर वैल्यू था 20 लाख, राइट। फेयर वैल्यू 20 लाख है, कैरिंग वैल्यू 15 लाख है, राइट। और नए मशीन का जो फेयर वैल्यू है वो है 22 लाख, ठीक है। अब सवाल ये है, और फिर भी कुछ इनको और भी खर्चा हुआ है, राइट। तो बेसिकली इसको नए मशीन को, चलिए इसको पहले पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए, इसमें 4 पार्ट है ना, तो हम लोग पार्ट वाइज बात करते हैं। पहले इसने क्या किया, ओल्ड मशीन को बेचा, एक्सचेंज किया नए मशीन में। कैरिंग वैल्यू था 15 लाख, नए मशीन का वैल्यू है 22 लाख, और ओल्ड मशीन का वैल्यू था 20 लाख। अब पहले सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि कंपनी को नए मशीन को कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए, राइट। एबीसी लिमिटेड को जो नया मशीन इन्होंने लिया है उसको कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए? 20 लाख में, 22 लाख में, 15 लाख में, या 18.5 लाख में? ठीक है। तो आइए, ये बताइए किस, आप ऑप्शन को देखिए एक बार ध्यान से। कौन से यहाँ पे लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20 लाख हमारा ओल्ड मशीन का फेयर वैल्यू है, 22 लाख हमारा न्यू मशीन का फेयर वैल्यू है, 15 लाख हमारा कैरिंग वैल्यू है ओल्ड मशीन का। क्या लगता है किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए एबीसी लिमिटेड को नई मशीन? व्हाट डू यू थिंक, A, B, C और D? 20 लाख या 22 लाख या 15 लाख? तो ओल्ड मशीन को खरीद के उन्होंने नया मशीन लिया है, अब इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे रिकॉर्ड करना है। तो किस अपने बुक में जो है कौन सा अमाउंट शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 अमाउंट अलग अलग है। व्हाट डू यू थिंक? ओके, नो आइडिया, ओके फाइन, मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट, 22 लाख। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नॉन मॉनिटरी एसेट, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड क्या है यहाँ पे, नॉन मॉनिटरी एसेट, राइट। तो जब भी हम किसी नॉन मॉनिटरी एसेट को, राइट, एक्सचेंज करते हैं जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है, राइट। कोई मान लीजिए कोई नॉन मॉनिटरी एसेट है जिसे मान लीजिए कोई 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 कॉमर्शियल सब्सटेंस है, राइट। तो हम नए एसेट को, उसे उसका जो फेयर वैल्यू है उस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना है, 22 लाख, समझे। तो अब देखिए, कैरिंग वैल्यू या दोनों फेयर वैल्यू का एवरेज लेना नहीं चाहिए अनलेस फेयर वैल्यू रिलायबल हो, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉन मॉनिटरी एसेट, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मशीन है, ठीक है, एसेट है, राइट, और कॉमर्शियल सब्सटेंस है, जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है। जनरली कॉमर्शियल सब्सटेंस को जब भी हम एक्सचेंज करेंगे ना, तो जो हमने नया मशीन लिया है उसके फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, मान लीजिए अगर ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस ना हो, सपोज कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो फिर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे या कैरिंग वैल्यू पे? कैरिंग वैल्यू मतलब कि उसका वैल्यू अभी कितना है मार्केट में, ठीक है। बताइए, मान लीजिए कि कॉमर्शियल सब्सटेंस ना हो, कॉमर्शियल सब्सटेंस समझ, जैसे मशीन हुआ कॉमर्शियल सब्सटेंस, जिसको बेचा जा सके उसको कॉमर्शियलाइजेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे? हाँ, तो फेयर वैल्यू पे या कैरिंग वैल्यू पे? तो इसका सही जवाब है, जब ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल वैल्यू, कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता है, तो फिर हम लोग एसेट को कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो एसेट को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि जब हमारा जो फेयर वैल्यू है वो रिलायबल ना हो। सपोज अगर फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबल, कुछ केस में ऐसा होता है जब फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं होता है, तो फिर बताइए उस केस में कहा, किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? ऑप्शन ए, कैरिंग वैल्यू यूज कीजिए। ऑप्शन बी, फेयर वैल्यू बाय एवरेज को यूज कीजिए। और ऑप्शन सी, जीरो वैल्यू यूज कीजिए। बताइए, मान लीजिए कि फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, हम इस पे रिलाई नहीं करते हैं, तो फिर कौन सा वैल्यू यूज कीजिएगा? कैरिंग वैल्यू यूज कीजिएगा, ऑप्शन ए कर रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है कि फेयर वैल्यू का एवरेज यूज कर लीजिए। ऑप्शन सी कर रहा है कि जीरो वैल्यू यूज कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आप कैरिंग वैल्यू यूज करेंगे। जब भी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं होता है, तो उस पर हम लोग कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैरिंग वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। देखिए, सिंपल सा रूल है, एसेट को देखिए, एसेट कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। जब भी कोई एसेट में कॉमर्शियल सब्सटेंस हो, तो फिर क्या करना है, फेयर वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब एसेट में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, तो फिर कैरिंग वैल्यू यूज कीजिए, राइट। तो प्लीज बताइए, यहाँ ये क्लियर है ये कंसेप्ट कि कैसे डिसाइड करेंगे फेयरिंग? ओके, हाँ बिल्कुल, कैरिंग वैल्यू मतलब उसका जो वैल्यू अभी कैरी कर रहा है, जैसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं ना, वही होता है हमारा कैरिंग वैल्यू, राइट। और मशीन को फेयर वैल्यू मतलब आपने किस किस अमाउंट पे मशीन को खरीदा, राइट, नई मशीन को। तो ये बस कंसेप्ट इतना ही सा है, मैं आपको कंसेप्ट भी यहाँ पे शो कर देता हूँ अगले स्लाइड में। ये कंसेप्ट है कि ये पीपी, ये जो है ना, पीपी ही कहता है कि नॉन मॉनिटरी एसेट हो तो उसको फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। आपके बुक में केवल इतना लिख दिया है, और इसी को समझने के लिए मैंने क्या किया कि एग्जांपल लिया है ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा एक मिनट, अच्छा इसमें एक दो क्वेश्चन छूट गया है, क्योंकि ना इसमें जो है सेकंड पार्ट लगता है यहाँ से आगे क्या, लेट मी चेक, इसका सेकंड पार्ट भी था, इसका सेकंड पार्ट, चलिए हम बाद में देखते हैं उसको, सेकंड पार्ट भी था इसका, हम अभी हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, कुछ ऊपर छूटा है क्या, नहीं ठीक है, हाँ, इज एन इंडियन कंपनी विथ अ ब्रांच इन दुबई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड अपनी दुबई ब्रांच के नेट एसेट, इनके पास जो नेट एसेट है वो एईडी, वहां का जो करेंसी है वो यूएई दिरहम है, उसको एईडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक्स वाई जेड लिमिटेड अपनी दुबई ब्रांच के नेट एसेट, जो कि कितना है, 10 लाख एईडी है, ठीक है, इसको आईएनआर में कन्वर्ट करता है। इसका नेट एसेट जो दुबई का है वो 10 लाख एईडी है, उसको क्या करता है कि उसको आईएनआर में कन्वर्ट करता है, यानी इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और और क्या दिया हुआ है कि जो बैलेंस शीट डेट है उसमें जो एक्सचेंज रेट था वो था 22 रुपया पर एईडी, और इन्वेस्टमेंट के टाइम जो जो वैल्यू था वो था 20 रुपया पर एईडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट डिफरेंस तो अराइज होगा ही होगा, ठीक है। तो होगा ना, क्योंकि जिस दिन जो है वो एक्स बैलेंस शीट का डेट था, उस दिन जो रेट तो चेंज होता ही है। एक एडी का वैल्यू था 22 रुपया, और जब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तब एक एडी का वैल्यू है 20 रुपया, ठीक है। तो सवाल ये है कि आ, ये जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है उसको कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करेगी? How will the exchange difference arising from this translation
बी ट्रीटेड, जब बैलेंस शीट बना रही है तब अलग रेट है, जब इन्वेस्टमेंट कर रही है तब अलग रेट है। तो ये जो रेट का डिफरेंस है, राइट, उसको कैसे शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम एक्सपेंस के रूप में। ऑप्शन बी कह रहा है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ट्रांसलेशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि डेफर्ड लायबिलिटी के रूप में, लिखा है ना, डेफर्ड लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दुबई ब्रांच के एसेट के वैल्यू में एडजस्ट करेंगे। क्या लगता है? मतलब फॉरेन करेंसी में जो यहाँ पे इशू है। ओके ओके, हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एक्स वाई जेड लिमिटेड अपनी दुबई ब्रांच, इनके पास जो दुबई ब्रांच है उसका नेट एसेट है 10 लाख रुपया, 10 लाख एईडी। अब वो चाह रही है कि उसको हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें। अब देखिए होता क्या है कि एक्सचेंज रेट जो है सब दिन का अलग अलग होता है, वो वेरी करते रहता है। तो जिस दिन इनका बैलेंस शीट का डेट है उस दिन एईडी, पर एईडी जो है 22 रुपया है, और जिस दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस दिन पर एईडी जो है 20 रुपया है। ठीक है। अब सवाल है कि ये जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ रहा है, इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैसे ट्रीट करेंगे, डिफरेंस को क्या करेंगे, ये सवाल है। बताइए क्या लगता है आपको, हाउ विल दिस डिफरेंस बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या इसको हम लोग इनकम एक्सपेंस में दिखा देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या इसको हम लोग एफसीटीआर में एडजस्ट कर देंगे, या इसको डेफर्ड लायबिलिटी में दिखा देंगे, या इसको एडजस्ट कर लेंगे दुबई ब्रांच के एसेट से? व्हाट डू यू थिंक? बहुत सिंपल सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इसका मैं सही जवाब आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है एफसीटीआर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जब हम फॉरेन ब्रांच के नेट एसेट को अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हमारा मान लीजिए फॉरेन ब्रांच है, हमारा मान लीजिए कि फॉरेन ब्रांच है, इनका जो नेट एसेट है, राइट, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में यानी आईएनआर में, जो हमें हमारा रिपोर्टिंग करेंसी है, इसमें ट्रांसलेट करते हैं। तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, उसको हम कहाँ डालते हैं, एफसीटीआर में डालते हैं। एफसीटीआर का फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है, जो एक अलग अकाउंट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। आप पूछेंगे ना आप कि एफसीटीआर होता कहाँ है, तो एफसीटीआर आपको दिखेगा ना, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे ना, तो वहां पे आपको एफसीटीआर दिखेगा। तो जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज से नेट एसेट को अपने रिपोर्टिंग करेंसी में जब भी ट्रांसलेट करते हैं, तो जो भी पैसा आता है वो एफसीटीआर में जाता है। यह ट्रीटमेंट इसीलिए होता है क्योंकि यह एक्सचेंज डिफरेंस परमानेंट नहीं होगा, और फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने पर यह रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो हमेशा चेंज होते रहता है, राइट। तो ये परमानेंट नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको टेम्पोररी बेसिस पे एफसीटीआर में डालते हैं। अच्छा ये बताइए, सुनिए, एक सवाल है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। सवाल ये है कि क्या जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस है, क्या हमारा एक्सचेंज डिफरेंस हर बार प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा जब हम फॉरेन करेंसी एसेट को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं? हाँ या नहीं, क्या लगता है, क्या एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दो चीज है, ये क्या यहाँ पे क्या कर रही है, एसेट, एसेट को ये ट्रांसलेट कर रही है, राइट। तो क्या लगता है दोस्तों, एक्सचेंज डिफरेंस जो है, जो भी फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज का जो डिफरेंस आएगा, अब दो ही चीज हो सकता है, एक्सचेंज डिफरेंस के कारण या तो इसको प्रॉफिट होगा या इसको लॉस होगा, दो ही चीज हो सकता है ना। ठीक है, तो क्या एक्सचेंज डिफरेंस, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि एक्सचेंज डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में तब शो करेंगे जब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बिजनेस का रूटीन पार्ट हो। रूटीन पार्ट का मतलब कि जैसे मान लीजिए इंपोर्ट है, ठीक है, तो ये रूटीन पार्ट है, डेली हो रहा है ना, तभी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि ब्रांच का नेट एसेट ही ट्रांसलेट हो रहा है, यहाँ पे रूटीन पार्ट नहीं है ना, एसेट थोड़ी हमेशा ट्रांसलेट होता है, समझ रहे हैं, तो इस पे ये रिजर्व में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये रिजर्व में चला जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको हम लोग जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में तब शो करते हैं जब ये रूटीन बिजनेस का पार्ट हो। लेकिन यदि हमारा एसेट ट्रांसलेशन का पार्ट हो तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, रिजर्व में शो करते हैं। प्लीज टेल मी, ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर टाइप करें चैट बॉक्स में, राइट। तो ये ध्यान रखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब रहेगा, जब रूटीन पार्ट हो, डेली ऑपरेशन वाला बात हो, जैसे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन यदि एसेट्स का बात है, एसेट
यस, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, यदि क्लियर है तो एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे एक सवाल है कि मान लीजिए, आप सोचिए कि ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है वो अपनी दुबई ब्रांच को सेल कर दे। इनका जो दुबई ब्रांच है इसको इसने बेच दिया, ठीक है, तो एफसीटीआर का क्या होगा? मैंने आपको एक चीज बताया ना कि एफसीटीआर टेम्पोररी अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एफसीटीआर में क्या होता है कि यह एक्सचेंज डिफरेंस परमानेंट नहीं होता और फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने पर रिवर्स भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एक्स वाई जेड ने अपना दुबई ब्रांच बेच दिया, तो एफसीटीआर का क्या होगा? मैं तीन ऑप्शन आपको देता हूं। ऑप्शन ए में कहता हूं कि रिजर्व में ही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ही रहेगा। ऑप्शन बी में कहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहता हूं कि बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा। क्या लगता है दोस्तों? बताइए, सोचिए। मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड अपने दुबई ब्रांच को बेच दे, ठीक है, तो एफसीटीआर का क्या होगा? क्या लगता है? बताइए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्या वो रिजर्व में रहेगा? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज हो जाएगा, या बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा वो एसेट? इसने एसेट को बेच दिया, ब्रांच को ही बेच दिया, ऑल। अच्छा, ए कर रहे हैं रिजर्व में रहेगा। नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब है कि जब ब्रांच बेच देते हैं ना, तो एफसीटीआर का जो पैसा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो अब एक्सचेंज डिफरेंस फाइनल हो गया है। समझे? रिजर्व में नहीं रहता, रिजर्व में टेम्पोररी बेसिस पे रखा जाता है एफसीटीआर के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व के फॉर्म में। एफसीटीआर तो रिजर्व ही है, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। रिजर्व पे टेम्पोररी बेसिस पे रखा जाता है, लेकिन यदि ये अपना ब्रांच ही बेच देना, तो ये जो पैसा है वो कहां चला जाएगा? पीएलएन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहां से हमने क्या सीखा? अभी हमने क्या सीखा, एक बार हमको रिकॉल कर देते हैं कि फॉरेन ब्रांच ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉरेन ब्रांच ट्रांसलेशन में एक्सचेंज डिफरेंस एफसीटीआर में जाता है, ना कि तुरंत तुरंत प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। यह अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही दिखाता है। राइट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। राइट, एफसीटीआर का कंसेप्ट क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो कि डेली बेसिस पे होता है, लेकिन जो हमारा एसेट से रिलेटेड है वो हमारा एफसीटीआर में जाएगा। पहले एफसीटीआर में जाएगा, और फिर यदि आप कंप्लीट एसेट को ही बेच दीजिएगा तो वो पीएलएन अकाउंट में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसका क्वार्टर 1 में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। समर में, क्योंकि इसने समर में क्या किया, एसी की ज्यादा सेल होने की वजह से, गर्मी में क्या हुआ कि एसी का सेल ज्यादा हुआ, इसीलिए 10 करोड़ का प्रॉफिट इसको हुआ। अब फिर इसने अपना डेप्रिसिएशन मेथड बदला, फिर Q2। चलिए ये सब तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल ये है कि क्या कंपनी को Q1 के सीजनल प्रॉफिट को पूरे साल में बांट के रिपोर्ट करना चाहिए? राइट, तो यही सवाल है, पहले यही सवाल को पढ़िए। ठीक है, और ऐसा एक चीज और इसने किया है, वो भी देख लीजिए। इसने एक और काम किया है कि अपने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया क्वार्टर 2 में। पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता था, अब वो WDV यूज करने लगा। ठीक है, और अकाउंटेंट जो है ना Q2 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, और वो अनश्योर है कि एबीसी लिमिटेड अपने Q1 के सीजनल रेवेन्यू को पूरे साल में बांट दे, और ये जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी में जो बदलाव आए हैं उसको कैसे अकाउंट करें। तो इसके पास, अकाउंटेंट के पास कंफ्यूजन है। आइए इस पे सवाल देखते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? कैसे एबीसी लिमिटेड अपने एंटरिम रिपोर्टिंग को अप्रोच करे? और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25 आता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो एएस 25 के हिसाब से एएस एबीसी लिमिटेड को एंटरिम रिपोर्टिंग में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कर रहा है Q1 के सीजनल रेवेन्यू को पूरे साल में स्प्रेड करना चाहिए ताकि इसका प्रॉफिट स्टेबल लगे। ऑप्शन बी कर रहा है कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज को सिर्फ Q2 से अप्लाई करना चाहिए, Q1 को रीस्टेट किए बिना केवल Q2 में दिखाइए, Q1 में मत दिखाइए। ये ऑप्शन बी कर रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है कि जो सीजनल रेवेन्यू है, इसको जब होते हैं, सीजनल रेवेन्यू को जब होते हैं तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली Q1 रिजल्ट को रीस्टेट करके दिखाना चाहिए। और डी कह रहा है कि सीजनल रेवेन्यू को सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ही शो किया जाता है, रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए। अब बताइए क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी और डी? यहाँ पे कंसेप्ट है सीजनल रेवेन्यू का, क्योंकि एक तरह का इनको रेवेन्यू, सीजनल रेवेन्यू तो हुआ है। समर सीजन में एसी की सेल ज्यादा हो गई तो फिर सीजनल रेवेन्यू हो गया।
तो ये क्वेश्चन है सीजनल रेवेन्यू पे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25 पे। क्या लगता है दोस्तों, क्या करना चाहिए? सीजनल रिवेन्यू इनको पूरा स्प्रेड कर देना चाहिए प्रॉफिट को, या डेप्रिसिएशन ऑप्शन भी कर रहा है कि डेप्रिसिएशन पॉलिसी को Q2 में ही दिखाना चाहिए, Q1 में नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और सीजनल रिवेन्यू को जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही दिखाना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन डी आप कर रहे हैं, इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइट। सीजनल, देखिए मैं समझाता हूं क्या होता है, समझिए। देखिए सीजनल रेवेन्यू जो होता है ना, राइट, वो तब रिकॉग्नाइज होता है जब वो अर्न होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सीजनल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न, राइट। मतलब Q1 में ही जहां सेल हुई है, क्योंकि क्वार्टर वन में ही ना सीजनल रेवेन्यू हुआ है। बेचा कब गया एसी? तो क्वार्टर वन में बेचा गया। ठीक है, तो इसको पूरे साल में बांटना सही, बांटना नहीं चाहिए, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा। तो AS 25 यही कहता है कि जो हमारे सीजनल रिवेन्यू है उसको तभी रिकॉग्नाइज कीजिए जैसे वो इनकर हो। दूसरी बात, अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज आ रहा है, दूसरा दूसरा केस यहाँ पे क्या है कि इन्होंने डेप्रिसिएशन मेथड को ही बदल दिया, और यही ये क्या करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी को बदल देगा। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ रहा है दोस्तों, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करना, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि Q1 का रिजल्ट भी दोबारा कैलकुलेट करके रीस्टेट करना पड़ता है, ताकि फिगर जो है कंपेरेबल रहे। मतलब आपने Q1 का, मान लीजिए Q1 का फिगर आपने बना लिया, लेकिन आपने ये देखा, अरे हमने तो क्वार्टर टू में अकाउंटिंग पॉलिसी ही बदल दिया, तो आपको Q1 के रिजल्ट को फिर से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा कैलकुलेट करके रीस्टेट करना पड़ेगा ताकि फिगर कंपेरेबल रहे। इसीलिए सी नंबर सही है। आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज को हमेशा फ्यूचर में ही अप्लाई करना चाहिए, हाँ या ना? मान लीजिए कि जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, जैसे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन चेंज हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज को क्या हमेशा फ्यूचर में ही अप्लाई करना चाहिए, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है दोस्तों? ठीक है, तो अभी मैंने आपको वर्ड बताया रेट्रोस्पेक्टिवली, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को फ्यूचर में ही अप्लाई करना चाहिए, हाँ या ना? बताइए। अभी मैंने बताया इसका आंसर, आपने यदि सही से सुना है तभी आप जवाब दे पाएंगे इसका। इसलिए मैं आपसे बीच में क्वेश्चन पूछते रहता हूं, ताकि आपका आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं वो हम चेक कर सकें, राइट। सो माय क्वेश्चन इज, शुड अकाउंटिंग पॉलिसी बी शुड बी अप्लाइड टू द फ्यूचर, विल आल्सो बी अप्लाइड इन द फ्यूचर ऑलवेज, यस और नो? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को हमेशा फ्यूचर में ही अप्लाई करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज, आपने सही सोच रहे हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज होती है ना, यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ती है। यस, वेरी गुड, नो इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी बदलती है तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ता है, ताकि पुराने फाइनेंशियल भी नए पॉलिसी के हिसाब से करेक्ट दिखाए। देखिए आपने क्वार्टर वन बनाया कैसे? क्वार्टर वन बनाया स्ट्रेट लाइन मेथड से, SLM से। क्वार्टर टू को आपने बना दिया किससे? क्वार्टर टू को आपने बना दिया ये WDV से। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25 ये कहता है कि आप क्वार्टर वन को भी फिर से बदलिए और WDV से बनाइए। इसी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। समझ में आया? अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछते हैं। अब सोचिए आप, अगर कंपनी सीजनल प्रॉफिट को स्प्रेड कर दे अक्रॉस द ईयर, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो है वो ज्यादा रिलायबल लगने लगेगा। ऑप्शन बी, फाइनेंशियल मिसलीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। मान लीजिए ये इसने क्या किया कि जो क्वार्टर वन में जो कमाया उसको स्प्रेड कर दिया चारों क्वार्टर में, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ज्यादा रिलायबल लगने लगेगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा? बताइए, A B C। क्या लगता है दोस्तों? यदि वो कंपनी सीजनल प्रॉफिट को, इनको सीजनल प्रॉफिट हुआ है ना, तो सीजनल प्रॉफिट को यदि वो स्प्रेड कर दे तो उसका क्या असर पड़ेगा? फाइनेंशियल ज्यादा रिलायबल लगेंगे या मिसलीडिंग? यस, मिसलीडिंग हो जाएगा। वेरी गुड, आप चीजों को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सीजनल प्रॉफिट को स्प्रेड करने से फाइनेंशियल मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि असली परफॉर्मेंस आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? हमने ये सीखा कि जो हमारे एंटरिम रिपोर्ट होते हैं, राइट, एंटरिम रिपोर्ट होते हैं, जिसको बोला जाता है क्वार्टर वन क्वार्टर टू को क्या कहा जाता है? एंटरिम रिपोर्ट। तो जो हमारे एंटरिम रिपोर्ट होते हैं उसमें जो भी रेवेन्यू होता है उसको उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और अकाउंटिंग पॉलिसी में यदि कोई बदलाव हो तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए। पुराने रिजल्ट को रीस्टेट करना जरूरी है। बताइए दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तरीका होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि दोस्तों ये केस स्टडी के माध्यम से चीजें क्लियर हो जाती है। आप बुक पढ़ने जाएंगे ना, वहां पे ये सब वर्ड लिखेगा रेट्रोस्पेक्टिवली, तो समझ ही में नहीं आएगा कहा क्या रहा है।
राइट। तो आप यदि केस स्टडी के थ्रू समझेंगे तो बेस्ट तरीका है, आप चीजों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 केस हो रहा है। पहले इसने क्या किया, इसका जो सीजनल प्रॉफिट था क्वार्टर 1 में काफी ज्यादा था क्योंकि इसने ज्यादा एसी बेच दिया, और दूसरा केस में क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी बदल दिया। तो सवाल यही था कि इसको कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड नंबर 25 का रोल आता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने 2 चीजें सीखी। AS10, बताइए AS10 किससे रिलेटेड है। जब भी आपको AS10 दिखेगा तो आपके दिमाग में पीपीई आ जाना चाहिए। पीपी से आप याद कर लीजिएगा, कैपिटलाइजेशन का चीज है। मैंने आपको वही समझाया ना, किसको कैपिटलाइज करना चाहिए, किसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। और जब भी आपको AS25 दिखे, ये सब इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS25 जैसे ही दिखे तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए किससे रिलेटेड है, एंट्रीम रिपोर्ट से रिलेटेड है, राइट। जो कि एंट्रीम रिपोर्ट से रिलेटेड जो कहता है कि सीजनल जो हमारा ये फ्लक्चुएशन है, सीजनल जो प्रॉफिट है, उसको उसी वक्त जो है आपको रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आइए दोस्तों, अगला कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक कंपनी है, राइट। इस कंपनी ने एक मशीन खरीदी, राइट। अ कंपनी परचेज्ड, एक कंपनी है, इसने 6 साल पहले एक मशीन खरीदी थी 15 लाख में। 15 लाख में 6 साल पहले इसने एक मशीन खरीदी थी, जिसमें इसका डिलीवरी कॉस्ट भी था और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी था। अभी मार्केट में वैसी ही मशीन सिर्फ 7 लाख में मिल रही है। कितने में, 7 लाख में। लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में वो मशीन अभी भी 9 लाख में दिख रही है। इन्वेस्टर को यह देख के शौक लगा। इन एक इन्वेस्टर ने रिव्यू किया बैलेंस शीट, अभी भी कंपनी जो है उसको 9 लाख दिखा रहा है, जबकि मार्केट में उसका दाम 7 लाख है। समझ में आया दोस्तों, कंपनी ने 6 साल पहले 15 लाख में मशीन खरीदा, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन और डिलीवरी कॉस्ट सबका सब था। लेकिन आज के दिन में उस मशीन का जो दाम है वो 7 लाख हो गया है। लेकिन एक इन्वेस्टर को उस कंपनी के बैलेंस शीट में उसका कॉस्ट 9 लाख दिख रहा है। अब सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये जस्टिफाई करता है कि मशीनरी को करंट मार्केट प्राइस पे रिवैल्यू नहीं किया गया है। ऑप्शन ए कंजर्वेटिव कंसेप्ट, ऑप्शन बी कॉस्ट कंसेप्ट, ऑप्शन सी मैचिंग कंसेप्ट, ऑप्शन डी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो आपको यदि ये सभी कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। बताइए दोस्तों, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी, आप जवाब दीजिए, ए बी सी डी में से क्या सही है चैट बॉक्स में। कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है व्हाई मशीन इज नॉट रिवैल्यूड एट इट करंट मार्केट प्राइस, कि मशीनरी को करंट मार्केट प्राइस पे रिवैल्यू नहीं किया गया। कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाई कर रहा है, कंजर्वेटिव, कॉस्ट, मैचिंग या मनी मेजरमेंट। क्या आपका जवाब है बताइए। तो ये देखिए, हम लोग यूनिट 1 को हम लोग एंड किया, अब यूनिट 2 पे आ गए हैं। यहां से हमारा यूनिट 2 शुरू होता है। फ्रॉम हियर वी हैव स्टार्टेड द यूनिट नंबर 2। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए, लेकिन क्यों, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग में कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस प्राइस पे आपने एसेट को खरीदा था, जिस प्राइस पे आपने एसेट को खरीदा था वही उसका बेस वैल्यू होता है। जिस प्राइस पे आपने एसेट को खरीदा था वही उसका बेस वैल्यू होता है, चाहे मार्केट वैल्यू बढ़ जाए या गिर जाए। तो अगर मशीनरी जो है हमारा 6 साल पहले 15 लाख में खरीदा गया था, तो हम उसी वैल्यू पे उसको वही वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। उसमें हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हर साल जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो घटाते जाएंगे। मार्केट में प्राइस गिर गया तो क्या होगा, कोई कोई बात नहीं। बैलेंस शीट में हम मार्केट फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। बैलेंस शीट में मार्केट में यदि प्राइस गिर गया उस मशीन का, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक हम एसेट बेच नहीं देते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले एसेट का जो परचेज प्राइस है उसी पे उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एसेट का प्राइस, मार्केट में प्राइस घट जाए बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में हम लोग उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, राइट। उसका बेस वैल्यू क्या होता है, जो उसका कॉस्ट, शुरुआत का कॉस्ट वैल्यू था, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कि आपने कितना समझा। देखिए, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, क्या मशीनरी को मार्केट वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, यस और नो। जवाब दीजिए, क्या मशीनरी को मार्केट वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। देखिए, सिंपल सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सब, यही सब आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा, और कंसेप्ट बिल्ड होगा तो आप टफ सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या मशीनरी को मार्केट वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, यस और नो, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में।
वाई लिखिए यस के लिए, एन लिखिए नो के लिए। क्या मशीनरी को मार्केट वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए? तो दोस्तों आपने सही सोचा, राइट। इसका सही जवाब है नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम फॉलो क्या करते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। हम लोग कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जिसमें एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर हम हर बार मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यू करेंगे तो बैलेंस शीट कभी स्टेबल ही नहीं रहेगा। आपको सोचिए ना, मार्केट वैल्यू हमेशा बदलते रहेगा, अब कितना बार रिवैल्यूएट कीजिएगा, बैलेंस शीट कभी स्टेबल ही नहीं रहेगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं और देखते हैं कि मशीन आप 7 लाख में मार्केट में अवेलेबल है, 7 लाख में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बैलेंस शीट में 9 लाख दिख रहा है, तो क्या आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लगेगा? राइट, यस और नो, आप बताइए। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप 7 लाख देखते हैं मार्केट वैल्यू, और बैलेंस शीट में उसी चीज का देखते हैं प्राइस 9 लाख, तो क्या आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग लगेगा, राइट। तो सोचिए अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों है? तो अकाउंटिंग का मकसद दो चीज है, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग का मेन मकसद है ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी। और कॉस्ट कंसेप्ट ये इंश्योर करता है कि हम इन्फ्लेटेड या फ्लक्चुएटिंग वैल्यू पे रिलाई ना करें। वी शुड नॉट रिलाई ऑन द इन्फ्लेटेड और फ्लक्चुएटेड वैल्यू, राइट। तो फ्रेंड्स एक बार हम समराइज कर देते हैं फैक्ट को। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि आप एसेट को रिकॉर्ड कीजिए एट परचेज प्राइस। एसेट को कहां रिकॉर्ड कीजिए, परचेज प्राइस पे। तो इस केस में परचेज प्राइस कितनी है, परचेज प्राइस है 15 लाख, ठीक है। अब आप बोलिए तो 15 से 9 कैसे हो जाएगा, एक चीज बताइए तो, अभी बैलेंस शीट पे 9 लाख कैसे हो गया? रीजन बता सकते हैं क्यों 9 लाख हुआ है? वाई इट इज 9 लाख? ऑल्दो इट वाज परचेज, कॉस्ट कंसेप्ट तो बोलता है कि उसको रिकॉर्ड करो 15 लाख पे, लेकिन फिर 9 लाख कहां से आ गया? इसका रीजन बताएंगे क्यों 9 लाख हो रहा है, क्या रीजन है 9 लाख के पीछे? ऑल्दो कॉस्ट कंसेप्ट तो कहता है कि आप उसको 15 लाख पे रिकॉर्ड कीजिए। कैन यू टेल मी द रीजन? तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप एसेट को रिकॉर्ड कीजिए परचेज प्राइस पे, मार्केट वैल्यू चेंज हम इग्नोर करेंगे। यह कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल और स्टेबल बनाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। तो दोस्तों आप सोचिए क्यों 9 लाख अभी वैल्यू दिखा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन, मैंने बोला ना आपको कि डेप्रिसिएशन हर एक साल होगा। तो ये यही 15 लाख हो सकता है कि अगले साल 13 लाख हो गया हो, फिर अगले साल जो है 12 लाख हो गया हो, फिर 10 हो गया हो, अभी 9 पे है। तो इसका सही जवाब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को तो अकाउंट करना ही पड़ेगा ना, बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा ना हर एक साल। समझ में आया दोस्तों कॉस्ट कंसेप्ट? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को, सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा, रिकॉल करना बहुत जरूरी है, एक बार रिकॉल कीजिए दोस्तों। अभी आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट किया और मैंने आपको समझाया कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है, कौन सा एंट्री एडजस्टिंग है, कौन सा एंट्री नॉन एडजस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो भी चीज बैलेंस शीट डेट से पहले होता है वो एडजस्टिंग होता है, और बैलेंस शीट डेट के बाद है तो नॉन एडजस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि और बाकी जो चीज नॉन एडजस्टिंग होता है उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे 3 केस था, फायर ब्रोकआउट हुआ था उसको हमने डिस्क्लोज किया, बोर्ड का डिविडेंड था उसको हमने डिस्क्लोज किया, लेकिन जो डिफॉल्ट पे बैंक्रप्सी वाला केस था उसको हमने एडजस्ट किया। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये सीखा दोस्तों कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है। मैंने आपको बताया जो आइटम रेयर है, अनयूजुअल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, और जो आइटम दोस्तों रेगुलर है वो ऑर्डिनरी आइटम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सरकार ने जो 50 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया था पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए, तो ये रेयर चीज है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। बाकी जितने भी चाहे वो आपका इंप्लॉय का बोनस हो, कमीशन हो, या ये सब के सब कैसे हैं, ऑर्डिनरी आइटम है। चलिए उसके बाद क्या बताया आपको, उसके बाद मैंने आपको उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पीपी, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पे आपको ले गए थे, एएस 10 पे, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में समझाया था। मैंने आपको ये समझाया था दोस्तों कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एसेट में जोड़ना, और एसेट में किस चीज को जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था एसेट में बेसिकली ऑपरेटिंग दो तरह का चीज होता है, एसेट में उन चीजों को जोड़ेंगे जिसमें सही में एसेट में कुछ चेंज आ रहा हो। जैसे आपका मैंने बताया एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया, इनॉग्रेशन कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग का जो कॉस्ट है, ये सब के सब कैपिटलाइजेशन में नहीं आते हैं, ये सब के सब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, राइट।
तो ये हमारा कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बताता है। याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 हमें ये बताता है कि किसे हमें कैपिटलाइज करना है, किसे हमें कैपिटलाइज नहीं करना है। फिर हमने आगे बढ़ा तो एक क्वेश्चन और देखा था, इनॉग्रेशन कॉस्ट को मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें हमारे पास एक ओल्ड मशीन था जिसको हमने एक्सचेंज किया न्यू मशीन पे। इसमें 3 कॉस्ट दी गई थी, 15 लाख, 22 लाख और फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, हाँ पीपी, ये भी हमारा पीपी से रिलेटेड था, जिससे मैंने आपको बताया था कि फेयर वैल्यू क्या होता है, कैरिंग वैल्यू क्या होता है। तो मैंने ये बोला था कि जो भी हमारे नॉन मॉनेटरी एसेट होते हैं और कमर्शियल सब्सटेंस हैं तो उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि 2 केस बताया था, यदि मान लीजिए कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या फेयर वैल्यू अनरिलायबल है, उस केस में आप कैरिंग वैल्यू को यूज कीजिए। फिर मैंने आपको अगले अगले कंसेप्ट में समझाया कि जब भी हमारा फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, हम मान लीजिए कि जैसे इस केस में हमने एईडी को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे थे, एईडी को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहां पे टेम्पोररी बेसिस पे पैसा जो है कहां जाता है, एफसीटीआर में जाता है। एफसीटीआर क्या होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व, टेम्पोररी बेसिस पे। लेकिन लेकिन मान लीजिए कि एसेट को यदि हम बेच रहे हैं, तब जो पैसा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। मैंने आपको समझाया था ना, ठीक है, बेचने पे जाएगा। ठीक है, तो इसको एडजस्ट किया जाता है। फिर मैंने अभी आपको समझाया कि हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी में जब भी चेंज हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आए, जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड आपने बदल दिया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25, एएस नंबर 25, इसने 2 चीजें बताई हमें कि सीजनल रेवेन्यू को उसी वक्त रिकॉर्ड कीजिए, जिस क्वार्टर में आपको सीजनल रेवेन्यू हुआ है उसी वक्त रिकॉर्ड कीजिए, आगे के लिए मत ले जाइए। और दूसरा चीज मैंने आपको यह बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसी में यदि कोई चेंज होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि वो पिछले जो चेंज है उसको भी आपको चेंज एडजस्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ देखा था कि अब Q2 में वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करने लगी कंपनी, तो उसको Q1 में भी जाके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज करना है, ये भी हमने देखा AS25 में, राइट। और अभी हमने फाइनली एक और कंसेप्ट क्लियर किया, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एसेट को आप रिकॉर्ड कीजिए उसके परचेज प्राइस पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, और परचेज प्राइस इसका बेस वैल्यू होता है, और डेप्रिसिएशन को आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए। वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट सेशन का जो आपको नोटिफिकेशन है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहेगा आपके कोर्स में, जिसके माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।